कई बार क्या होता है कि क्लासेस में सर आपको पीवाईक्यू सॉल्व करवाते हैं, तो ट्राई करो उसको स्किप करने का। मतलब पीवाईक्यू अगर सर करवा दें तो उसको छोड़ दो। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जैसा कि आपको टाइटल दिख रहा है कि इस वाले वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि अभी से हम लोग ऐसा क्या करें कि फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर के पास पहुंच पाए। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप अगर इसको देख लेते हो या फिर कुछ भी ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो 180 आउट ऑफ 180 कंप्लीटली स्कोर कर पाओगे, क्योंकि वो एकदम सर्टेन नहीं रहता है, वो एग्जाम डे पे डिपेंड करता है। मैंने भी 21-22 में जब पेपर दिया था तो मेरे फिजिक्स में 165 प्लस मार्क्स बन रहे थे, लेकिन मैंने फुल स्कोर नहीं किया था। तो इसलिए वो जो चीज़ है वो अनसर्टेन रहती है कि आप स्कोर कर पाओगे नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, इतना रहता है कि अगर आप इन चीज़ों को कर लेते हो तो आप 160 प्लस तो डेफिनेटली स्कोर करोगे। जो मेरे 15 मार्क्स गलत हुए थे वो इसलिए हुए थे क्योंकि मैंने वहाँ सिली मिस्टेक्स करती थी, वैल्यूज गलत पुट कर दिए थे, डेसिमल का फर्क आ गया था, ये सब के कारण वहाँ पे मार्क्स कटे थे। ऐसा नहीं था कि मेरे को क्वेश्चन नहीं आता था, क्योंकि मैंने ये किया था, इस चीज़ों को फॉलो की थी, तो मेरे को वहाँ सारे क्वेश्चन आते थे। तो उसके लिए क्या करना है वही मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, हाई वेटेड चैप्टर्स क्या क्या हैं, रिविजन कैसे करना है, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन करें ना करें, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखो, फिजिक्स में जो है दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक वैसे बच्चे जिन्हें फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और डर इसीलिए लगता है क्योंकि उनकी फिजिक्स इंप्रूव नहीं हो रही होती है। और फिजिक्स इंप्रूव क्यों नहीं होती है? क्योंकि उन्हें फिजिक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता है। दूसरे ऐसे बच्चे होते हैं, मेरे जैसे बच्चे, जिन्हें फिजिक्स बहुत ज़्यादा पसंद आती है, इतनी पसंद आती है कि वो हफ्ते हफ्ते भर फिजिक्स ही करते रह जाते हैं, दूसरे सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये दोनों ही टाइप के बच्चे जो है सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। एक बच्चा जो फिजिक्स नेग्लेक्ट कर रहा है वो स्कोर नहीं कर पाएगा अच्छा, और दूसरा बच्चा जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहा है वो बाकी सब्जेक्ट्स में लैग करेगा। मोस्टली जो जिनको फिजिक्स अच्छी लगती है उनकी केमिस्ट्री बहुत वीक होती है, स्पेशली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मेरे साथ दिक्कत थी। लेकिन एक पॉइंट क्लियर है कि अगर स्टूडेंट ए को सिलेक्शन लेना है तो उसे स्टूडेंट बी तो बनना ही पड़ेगा। मतलब उसे फिजिक्स में इंटरेस्ट तो आना चाहिए, उसके बाद उसे कुछ लिमिटेशन लगाना पड़ेगा भले, क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट बी बन के फायदा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट भी सिर्फ फिजिक्स करता है तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप स्टूडेंट ए हो जिसे फिजिक्स एकदम ही पसंद नहीं आती क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है इसलिए इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो आपको स्टूडेंट बी बनना होगा। मतलब फिजिक्स को आपको इंटरेस्टिंग बनानी होगी। वो कैसे करें? अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक अच्छा टीचर ढूंढना पड़ेगा। अब अच्छे टीचर का क्या मतलब होता है? ऐसा टीचर जिसे सब आता हो, जिसे अच्छा नॉलेज है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छे टीचर का मतलब यह है कि ऐसा टीचर जो आपको समझा पाए। उसे बहुत कुछ आता हो लेकिन वो अगर समझा नहीं पा रहा है तो वो अच्छा टीचर नहीं हो सकता है। ठीक है, आपके लिए अच्छा टीचर नहीं हो सकता है वो दूसरे के लिए अच्छा टीचर है क्योंकि उसे समझ आ रहा है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो गुड टीचर का मतलब है कि ऐसा टीचर पकड़ो जिससे आपको समझ आ रहा हो। मैं जनरली जो है एमआर सर को रिकमेंड करता हूँ और एमआर सर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स को रिकमेंड करता हूँ। दोनों का रीजन है, एमआर सर को मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा बैलेंस बना के चलते हैं कंसेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बीच में। और मैं उनके लाइव लेक्चर्स ना बोल के रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि उससे काफी ज्यादा टाइम बचता है। होता क्या है कि सर बहुत ज्यादा धीरे धीरे पढ़ाते हैं, कई बार किसी एक बच्चे को समझ नहीं आती तो उस चीज को कई बार रिपीट करते हैं लाइव क्लासेस में। तो अगर आपको वो चीज समझ आ गई तो आप फालतू में अगर लाइव देख रहे हो तो आपको रुकना पड़ता है उसके लिए, जब तक उसे समझ नहीं आएगी, जब तक सर रिपीट करके आगे ना बढ़ जाए तब तक आपको चीज देखनी पड़ती है। तो अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो तो आप इन सारे पॉइंट्स को स्किप कर सकते हो। ऑल्सो कई बार क्या होता है कि सर इधर उधर की रैंडम बातें करते हैं ताकि आपका जो इंटरेस्ट है पढ़ाई में वो बना रहे और आप मोटिवेटेड रहो अपने प्रिपरेशन में। ठीक है, तो लेकिन अगर आपको पता है कि आपके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है आपके अभी से लेके नीट के एग्जाम में, तो उन सारे पॉइंट को अब देखना फायदेमंद नहीं रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप उसको स्किप करो, और अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे होगे तभी आप उसको स्किप कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही देखो एमआर सर के। ठीक है, अब देखो, अगर आपको फिजिक्स करनी है तो सबसे पहले तो आपको टाइम स्प्लिट करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट ए से स्टूडेंट बी तो आप बन गए, आपको फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगने लगेगी अगर आपने अच्छा टीचर पकड़ लिया। लेकिन आपको टाइम भी स्प्लिट करना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप फिजिक्स करते रह गए और आपकी केमिस्ट्री वीक रह गई, आपको सिलेक्शन नहीं हुआ। जैसा मेरे साथ 2021 में हुआ था, जब मेरे फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आए थे लेकिन केमिस्ट्री में इतने बेकार मार्क्स आए थे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मेरा जो स्कोर था वो 587 था। अब अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि हमें नीट की प्रिपरेशन करनी है और हम लोग कहाँ से करें, तो आपके लिए पीडब्ल्यू जो है वो बेस्ट सोर्स है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके लिए यकीन 4.0 बैच सिर्फ 3500 रुपीज़ में मिल रहा है, और अर्जुना फास्ट ट्रैक बैच जो कि 11th के लिए बैच है वो 3200 रुपीज़ में, और लक्ष्य फास्ट ट्रैक बैच भी जो कि 12th के लिए बैच है वो भी सिर्फ 3200 रुपीज़ में मिल रही है। और अगर आपको जल्दी सिलेबस खत्म करना है तो फास्ट ट्रैक बैचेस जो है आपके लिए बेस्ट हो जाती हैं। इन सारी बैचेस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, जहाँ पे 6 दिन आपके हफ्ते में क्लासेस चलेंगी और हर दिन आपके 3 लेक्चर्स लिए जाएंगे। लेक्चर के बाद आपको डीपीपीज मिलेंगे, जहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे और उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे, ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएं और नीट में आप गलतियां ना करो। साथ ही साथ शेड्यूल के हिसाब से आपके टेस्ट भी होते रहेंगे, ताकि आप कॉम्पिटिशन में बने रहो और आप डिस्ट्रैक्ट ना हो अपने प्रिपरेशन से। ऑल्सो इन सारी बैचेस के लिए आपके अलग अलग बुक्स अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा बैच है, तो आप उसे भी ले सकते हो अगर आपको प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं चाहिए तो। इन सब का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड अभी 150 यूज कर सकते हो। चलो वीडियो में आगे चलते हैं। तो आपको क्या करना है, टाइम स्प्लिट करना है। टाइम स्प्लिट कैसे करना है ये मैंने अपने प्लानर वाली वीडियो में बताया है कि आपको 4 घंटे, 2 घंटे और 1 घंटे में अपने टाइम को स्प्लिट करना है। टोटल 11 घंटे का आपको सेटिंग लगाना है, वो आपको लगाना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए।
ठीक है। 4 घंटे आपको फिजिक्स को देनी है, 4 घंटे केमिस्ट्री को देनी है। तो ये सारी जो डिटेल है इस चीज़ के बारे में, कैसे आपको टाइम स्प्लिट करना है, कैसे प्लानर बनाना है, वो इस वाले वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी। एक बार आपने फिजिक्स के लिए टाइम डिसाइड कर लिया कि मेरे को 4 घंटे पढ़ने हैं फिजिक्स और किस टाइम पे पढ़ना है वो आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अब आपको करना है कि आपको लेक्चर देखना स्टार्ट करना है। लेक्चर देखने स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि जो लेक्चर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, तो आप उनको 1.75x से ऊपर की स्पीड पे ट्राई करना देखने के लिए, तो आपको कोई ज़्यादा लॉस होगा नहीं। आपको क्या करना है, जो सर ने बोला है वो समझ में आनी चाहिए। अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप फालतू में उसको 1x पे देख के अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाना है, फिर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप किसी भी लेक्चर को 1.75x पे देखते हो तो क्या होगा कि जनरली कोई भी लेक्चर जो होता है वो 2.5 घंटे के आसपास का होता है, इतने तक ही होता है या फिर इससे कम होता है, ठीक है। तो अगर आप उसको 1.75x पे देखते हो तो वही लेक्चर आपका 1 आवर 30 मिनट ड्यूरेशन का हो जाएगा। तो इतने में आप उस लेक्चर को देख पाओगे। प्लस मैंने 1 घंटे दे दिया आपको नोट्स मेकिंग के लिए, ठीक है। तो नोट्स भी बना के आपका जो टोटल टाइम जाएगा वो 2.5 घंटे का जाएगा। अभी भी आप 4 आवर्स में से आपका 1 आवर 30 मिनट बचा रहेगा आपके पास। तो इस टाइम को आप इन्वेस्ट कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब होता क्या है कि जब लेक्चर आपका स्टार्ट होता है तब तो आप एक्साइटेड रहते हो कि चलो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, मजा बहुत आएगा। लेकिन जैसे ही लेक्चर आधे घंटे आगे बढ़ता है तो आपका जो मोटिवेशन था, वो जो फोकस था, वो खत्म होने लगता है और आपको लग रहा होता है कि आप पढ़ रहे हो लेकिन आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है। आपको कुछ समझ आ नहीं रहा होता है। तो इस चीज़ को कैसे प्रिवेंट करें, तो मैं क्या करता था कि मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ने बैठता था तो उससे पहले ही डिसाइड कर लेता था कि देखो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये एक एक्सरसाइज दिया हुआ है मॉड्यूल में, या फिर ये सर मुझे पता है कि सर इतने टाइम के बाद क्वेश्चन करवाते हैं, तो मेरा आज गोल है कि सर जितने भी क्वेश्चन कराएंगे, मान लो 5 क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें से मैं 3 सही कर लूँ, ठीक है। ऐसे मैं गोल लेके बैठता था। या फिर मॉड्यूल में अगर ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1 है, तो इस एक्सरसाइज 1 के मैं 10 क्वेश्चन आज सही कर लूंगा, 10 में से 8 सही कर लूंगा। ये मैं गोल लेके बैठता था कि अच्छा आज मैं अगर ये टॉपिक करने वाला हूँ तो इसके बाद मेरे को ये कर लेना है, मतलब ये क्वेश्चन मुझे लगाने। इससे क्या रहता था कि मैं मोटिवेटेड रहता था लेक्चर के टाइम कि अच्छा देखो सर पढ़ा रहे हैं, ध्यान से पढ़ो क्योंकि मेरे को क्वेश्चन लगाने। इसी तरीके से आपको भी एक क्वेश्चन वाला मोटिवेशन लेके लेक्चर देखते बैठना है और साइड में एक रफ कॉपी रखनी है। जब भी सर पढ़ा रहे हैं तो रफली उसमें लिखते रहो, क्योंकि आप जो है बिना सोचे पढ़ सकते हो लेकिन बिना सोचे लिख नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत फायदा देगी। आप खो नहीं जाओगे, ओवर थिंक नहीं करने लग जाओगे। जो डे ड्रीमिंग वाली दिक्कत आती है लेक्चर देखते देखते कहीं और चल जाना, वो नहीं होगा, क्योंकि आप वहाँ साइड में ऐसे रफली लिख रहे हो जो भी सर लिखवा रहे हैं। अब मान लो ये तो हो गई लेक्चर देखते समय की बात। अब बीच बीच में सर क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या करते हैं बच्चे कि जब सर क्वेश्चन लिखवाते हैं ना तो सर लिख रहे हैं, उनके साथ लिखते जा रहे हैं। सर ने सॉल्व किया, सर के साथ सॉल्व करके खत्म कर दिया उन्होंने। अब ऐसे में आपको क्या दिक्कत होती है कि आप एक स्यूडो सेटिस्फेक्शन आता है कि अच्छा मुझे क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आता नहीं आपको, ठीक है। इसलिए आपको करना क्या होता है कि जब भी क्वेश्चन आए हमेशा उसको पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। हो सकता है कि अभी भी आपने पढ़ा, आप नहीं अप्लाई कर पा रहे हो, आपको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, अप्रोच नहीं पता है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है। लेकिन आप हमेशा पॉज करके वीडियो को और ट्राई किया करो कि अच्छा मेरे को क्वेश्चंस अभी सर ने ये कंसेप्ट बताया, चलो अप्लाई करके देखते हैं इसको। खुद से एक बार सोचो, क्योंकि यही एक पॉइंट होता है आईक्यू डेवलपमेंट का। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो फिर आपका आईक्यू बढ़ेगा नहीं और आपकी फिजिक्स कभी अच्छी नहीं होगी। तो हमेशा जब भी कोई नया क्वेश्चन आए उसको पॉज करो, खुद से ट्राई करो कि सर ने क्या बताया था अभी, उसको मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ इसमें। उसके बाद इससे फायदा क्या होगा, एक तो आपका आईक्यू डेवलपमेंट होगा, दूसरा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं या फिर कौन से क्वेश्चन में आपने कुछ गलत कर दिया। और आपको नोट में फिर वही क्वेश्चन लिखने होते हैं जो कि आप पूछते रहते हो ना कि क्या भैया सारे क्वेश्चन लिखने हैं कॉपी में। नहीं, सारे क्वेश्चन नहीं लिखने, सिर्फ वैसे क्वेश्चन लिखो जो कि आपसे नहीं हुए थे या फिर जिसमें आपने गलती कर दी। तीसरी चीज कि बाकी बचे हुए क्वेश्चन का क्या करते हैं, तो देखो क्योंकि वो हो गए थे तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आगे भी आपसे हो जाएंगे। अगर आप फिर भी चाहते हो तो आप उनका स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ बना सकते हो, जैसा मैंने एक बार वीडियो में बताया भी था। उसके बाद एक बार आपने लेक्चर देख लिया, लेक्चर देखते देखते आपने नोट्स बना लिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उसके बाद आपको जाना होता है लेक्चर के जस्ट बाद डीपीपी सॉल्व करने। जो मैंने 1.5 घंटे बचाए थे उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस का, उसमें आपको सबसे पहले डीपीपी उठाना है, जिसमें उसी दिन के लेक्चर के टॉपिक्स रहते हैं, तो आपको सॉल्व करना है। उसको सॉल्व कर लोगे, कुछ गलत हुआ आपने रिवाइज कर लिया, मतलब कुछ भी अगर आपको दिक्कत आ रहा है उसी समय नोट्स खोलो कि अच्छा मैंने लिखा था क्या है, उसको मार्क कर लो। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है कोई भी किसी भी क्वेश्चन में, मतलब आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं है, उसको आप मार्क कर लो, क्योंकि आगे भी उसी में दिक्कत होगी आपको। अब जो आप पूछते रहते हो कि भैया हम लोग कौन सा मॉड्यूल सॉल्व करें, तो उसमें देखो सबसे सिंपल है कि सारे जितने भी कोचिंग्स है सबके जो मॉड्यूल्स में क्वेश्चन है वो सेम होते हैं। जो दोनों फेमस कोचिंग्स जिसको आप जानते हो, मैंने उनके मॉड्यूल्स भी लगाए हैं। पीडब्ल्यू के भी मॉड्यूल्स मैंने देखे हैं, उसमें भी सेम क्वेश्चन उठा के उन्होंने डाले हुए हैं। तो कोई भी मॉड्यूल आप लगाओगे आपको सेम टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एमआर सर की वीडियोस को देखने का फायदा क्या है कि उन्होंने सारे मॉड्यूल्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दिए। तो आपको मॉड्यूल जब आप करने जाओगे तो आपको देखेंगे ये तो मैंने किया हुआ, ये मैंने किया हुआ, ये मैंने किया हुआ है। तो आपको मॉड्यूल्स में सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको नए मिले, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपने मॉड्यूल्स भी पूरा कर लिया और आपको सारे क्वेश्चन भी नहीं करने पड़े, क्योंकि सर ने क्वेश्चन करवा दिए थे क्लास में, तो आपका टाइम भी बचेगा। तो जो पूछते रहते हैं ना कि भैया हम लोग क्लासेस करने के बाद मॉड्यूल्स कैसे सॉल्व करें, उसमें इतने क्वेश्चन रहते हैं, तो सारे करने नहीं होते क्योंकि आधे तो आपको सर ने करवा दिए क्लास में। उसके बाद जब आपने मॉड्यूल सॉल्व कर लिया, जो लास्ट चीज़ आपकी बची रहती है वो है पीवाईक्यूज लगाना। तो पीवाईक्यूज कब लगाएं? हर लेक्चर के बाद लगाएं, हर टॉपिक कंप्लीशन के बाद लगाएं, या फिर चैप्टर कंप्लीशन के बाद लगाएं। तो सबसे अच्छा जो मुझे लगता है और मैं सबको रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि चैप्टर कंप्लीशन के बाद आप पीवाईक्यू लगाया करिए, क्योंकि उससे फायदा ये होता है कि फिर आप एग्जाम स्टिमुलेशन के तरीके से उसको लगा सकते हो। मैं क्या करता हूँ कि किसी को अगर मुझे बोलना होता है कि पीवाईक्यू सॉल्व करो, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाइमर लगा के सॉल्व करो। और कई बार क्या होता है कि क्लासेस में सर
आपको PYQ सॉल्व करवाते हैं, तो ट्राई करो उसको स्किप करने का। मतलब PYQ अगर सर करवा दें तो उसको छोड़ दो, मत देखो कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आया तो आप बाद में देखोगे, ठीक है। अभी देख लेने से जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो चीज़ मिस कर जाओगे। इसलिए जब भी आपका क्लास हो और सर कोई PYQ लिखे हैं कि ये इस साल का PYQ है, लेटेस्ट PYQ, उसको स्किप कर दो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने के लिए। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब पूरे PYQ को एक साथ लेके बैठो, टाइमर लगाओ बगल में और उसको एग्जाम स्टिमुलेशन के तरीके सॉल्व करो, जहां आपको लगना चाहिए कि अच्छा जब कोई एकदम अचानक से नया क्वेश्चन मेरे सामने आता है तो क्या मैं उसको टैकल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। अगर मैं उसको नए क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या फ़ायदा मेरे को PYQ को क्लास में लगाने से, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं। तो आपको वो एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप करना है जहाँ पे आप नए क्वेश्चन को टैकल कर पाओ। इसलिए कई बार क्या होता है कि बच्चे टेस्ट में तो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, जब उन्होंने पुराने देखे क्वेश्चन सॉल्व किए, PYQs आ गए या फिर वही रिपीटेटिव मॉड्यूल के क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो उनके अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं। लेकिन वही जब नीट में अच्छा क्वेश्चन आता है या नया क्वेश्चन आता है तो एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। इसी चीज़ को मिस करने के लिए मैंने कभी भी PYQ किसी भी टीचर का देख के सॉल्व नहीं किया। मैंने हमेशा ट्राई किया खुद से सॉल्व करने का। मैंने एक PYQ पे कई बार मुझे 2-2, 3-3 दिन लग गए। मैं उसको हर दिन 10 मिनट के लिए सॉल्व करता था, नहीं होता तो मैं छोड़ देता था। फिर आगे कभी मैं टाइम निकाल के फिर उसको देखता था। जब मेरे से एकदम नहीं होता तब ही मैं उसको सॉल्यूशन जाके देखता था किसी और से। इससे क्या हुआ, मेरा IQ डेवलप हो रहा था क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो ये चीज़ करना एक अच्छी चीज़ जो मैंने बताई है कि PYQs अगर सर करवाते हैं तो उसको स्किप कर देना, उसको हमेशा चैप्टर कंप्लीशन के बाद टाइम लगा के सॉल्व करना, ठीक है। तो इससे फायदा आपको मैंने बता दिया कि नए क्वेश्चन को टैकल करने में आपको फायदा होगा। उसके बाद ये करने के बाद आपका कोई भी एक चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट होता है। मतलब इतना आपको करना होता है फिजिक्स के चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। और अभी से अगर आप ट्राई करते हो तो आप ये इजीली कंप्लीट कर सकते हो। मैंने अपने 32 वीक्स के प्लान में ये सब कुछ बता दिया है कि कैसे कैसे क्या करना है। ये आपको मेरे अविनाश शर्मा ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। वीक 11 का ये शेड्यूल मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने सब लिखा हुआ है कि लेक्चर नंबर 4 करना है आपको मंडे को, ट्यूसडे को लेक्चर नंबर 5 करना है, उसमें क्या क्या करना है, लेक्चर करना है, DPP करना है, मॉड्यूल करना है। मॉड्यूल से आपको टॉपिक वाइज करते जाना है। जो आज टॉपिक हुआ है उस टॉपिक को उसी दिन उस मॉड्यूल से कर लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि चैप्टर खत्म होने के बाद मॉड्यूल से उठा दें, वैसे नहीं करना होता है, ठीक है। मान लो आपका वीकली टेस्ट है संडे को, तो उस टेस्ट के लिए रिवाइज करने के लिए मैंने टाइम दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें प्लान में है। अगर आपको देखना है इसको आप मेरे ऐप पे जाके देख सकते हो, आप फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स के लिए मैंने MR सर को ही रिकमेंड किया हुआ है। यहाँ पे यकीन बैच 2023 के लेक्चर्स मैंने यहाँ पे रिकमेंड किए हुए हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट पार्ट इस प्लानर का जो है, जो मेरे को बताना है कि इसमें मैंने हाई वेटेज चैप्टर को पहले खत्म करवा दिया है। तो अगर आप इनमें से फॉलो कर रहे हो या फिर फॉलो करना चाहते हो, तो अगर आप करंट प्लानर को फॉलो करने जाओगे जिसमें अभी वीक 11 चलने वाला है अगले हफ्ते से, तो आपका 140 मार्क्स का सिलेबस जनवरी मिड तक खत्म हो जाएगा। वहीं पर अगर आप न्यू प्लानर को सिलेक्ट करते हो कि नहीं मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करूँगा बेसिक मैथ से, तो आपका 140 मार्क्स का सिलेबस 10 मार्च तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ प्लानर दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको लेक्चर्स अरेंज करने होंगे अपने। अब इस प्लानर में कौन से हाई वेटेज चैप्टर है जो मैंने पहले खत्म करवाए वो मैं बता देता हूँ, ताकि अगर आप चाहो तो आप कहीं से भी उन चैप्टर्स को पहले खत्म कर सकते हो। तो हाई वेटेज चैप्टर जो है वो 11th से अगर देखोगे तो यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क फॉर एनर्जी, रोटेशन मोशन और ग्रेविटेशन, ये पहले 7 चैप्टर आपके 11th की। इसके बाद के जो थर्मल प्रॉपर्टीज है वो टाइम बहुत लेते हैं, क्वेश्चन उससे कम आते हैं, तो उसको मत करो। ऑसिलेशन वेव्स को भी अभी मत करो। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करंट, ये 3 चैप्टर, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें आता है आपका एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर और ड्यूअल नेचर, ठीक है। और इसके बाद ऑप्टिक्स वाली यूनिट, रे ऑप्टिक्स और वी ऑप्टिक्स। और इसके साथ अगर आप मैग्नेटिज्म कर लेते हो तो 140+ मार्क्स का सिलेबस आपका ही हो जाता है, सिर्फ 17 चैप्टर्स हैं। इसके बाद भी जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं आपके थर्मल प्रॉपर्टीज के, जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, EMI है, उनको छोड़ के इतना आपका हो सकता है। तो अगर आप चाहो तो पहले इन चैप्टर्स को खत्म कर लो, ताकि आप इनको बार बार रिवाइज करते जाओ। अगर हार्ड क्वेश्चन बनाने होंगे तो इन्हीं से बनाते हैं वो। तो एक बार आपने ये कर लिया, उसके बाद आपको फिजिक्स में कुछ नहीं करना होता है। फिजिक्स को रिवाइज करना बहुत आसान होता है। फॉर्मुलाज को आप रिवाइज करते रहो, थियरीज को आप रिवाइज करते रहो और PYQs को बार बार लगाओ। इतना करोगे तो आपकी फिजिक्स बहुत अच्छे ट्रैक पे रहेगी। अब रिवीजन के लिए अगर आप चाहो डिटेल वीडियो तो मैं उसको बता दूंगा कि एक एग्जांपल लगे कि कैसे रिवाइज करना होता है, ठीक है। उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, ये वैसे ही ऑलरेडी लंबी हो गई है काफ़ी वीडियो। तो थैंक यू, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी फिजिक्स के लिए समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना होता है, कौन सा मॉड्यूल करना होता है, कौन से टीचर को फॉलो करें। और अगर उनको प्लानर फॉलो करना है तो प्लानर भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी इस प्लानर को फॉलो करना चाह रहे हैं या फिर नहीं भी चाह रहे हैं, वो 1 अक्टूबर को एक डेमो टेस्ट मैंने शेड्यूल किया हुआ है अपने ऐप पे। जो नए प्लानर फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए भी है, वो करंट प्लानर फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए भी है। तो आके आप टेस्ट दे सकते हो, फ्री में है वो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और आके टेस्ट दो और देखो कैसा है टेस्ट है। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।